नमस्कार। गीता यस में आपका स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए आज क्लास 49वीं है, 49 बात करते हैं। आज हमें पढ़ना है कॉग्निटिव लर्निंग क्या है। हमें ये समझना है कि कॉग्निटिव लर्निंग क्या है, फिर उसके बाद उसके एप्लीकेशन समझते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब होता है दिमाग से सीखना, यानी सोच समझकर नई बातों को समझना। ठीक है, और याद रखना, जब हम अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो वो भी एक तरह का कॉग्निटिव लर्निंग ही होता है। ठीक है, मतलब दिमाग से सीखना। और हम किसी की जो है दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें दिमाग तो इन्वॉल्व होता ही है। ठीक है, तो वो भी एक तरह का कॉग्निटिव लर्निंग ही है। यही होता है कॉग्निटिव लर्निंग, यानी दिमाग से सीखना। अब हमें ये समझना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में कॉग्निटिव लर्निंग का क्या रोल होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस में कॉग्निटिव लर्निंग का रोल ये होता है कि हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने के लिए सोचते हैं। ठीक है, हम ये सीखते हैं कि भावनाओं का सही जवाब कैसे देना है। ठीक है, और हमें ये समझने को मिलता है कि हम जो है भावनाओं के कारण और उनके असर को समझते हैं। मतलब भावनाओं के कारण क्या होते हैं, उनके इफेक्ट क्या होंगे। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये होता है रोल। इमोशनल इंटेलिजेंस में कॉग्निटिव लर्निंग का रोल ये होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब हमको ये समझना है कि कॉग्निटिव लर्निंग से हम ईक्यू कैसे सिखाएं। मतलब कि कॉग्निटिव लर्निंग से इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे सिखाएं स्टूडेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को। बेसिकली ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स को ही टारगेट करना है, क्योंकि बचपन से ही जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें अगर वो मजबूती से इस चीज़ को सीख गए तो फिर लाइफ टाइम उनके लिए काम आता है। तो पहला तरीका ये है कि भावनाओं का ज्ञान देना, मतलब टीचिंग अबाउट इमोशंस। उनको भावनाओं का ज्ञान देना, इमोशंस के बारे में। ठीक है, बच्चों या बड़ों को भावनाओं के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक, जैसे खुशी, डर, उदासी। ठीक है, उदाहरण के लिए जब आप दुखी होते हैं तो आपका मन कैसा होता है, ऐसा सवाल पूछना चाहिए उनसे। जैसे कोई बच्चा है या कोई टीन एज का है, तो जब वो दुखी होता है तो उससे पूछा कि आपका मन कैसा है, अभी कैसा होता है, कैसा लगता है इस वक्त। तो वो बताएगा कि ये XYZ, वो बहुत सारी चीज़ें बताएगा। तो ये तरीका होता है सिखाना, उनको भावनाओं का ज्ञान देना। दूसरा है कि समझाने वाले वीडियो या कहानी दिखाना, यानी यूजिंग स्टोरीज और वीडियोस। वीडियो और कहानियाँ दिखाना, उनको वीडियो के थ्रू सिखाने की कोशिश करना। जैसे भावनाओं को दिखाने में, जिससे भावनाएं व्यक्त होती हैं, कोई सीन है मूवी का जो बहुत ही भावुक होकर बोल रहा है, तो वो उस तरीके की वीडियोस दिखाना उसको। और कहानी से सिखा, कहानी सुनाकर या कहानी कोई कहानी वीडियो के फॉर्म में करी गई है तो उसको दिखाकर वो समझाना उसके कि देखो ये इमोशंस इस टाइप के होते हैं, तो सीखेगा। जैसे स्कूल में बच्चों को वीडियो दिखा के दोस्त जो है एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे होते हैं, समझ सकते हैं इस बात को कि किस पर्टिकुलर कंडीशन में किस तरीके का बिहेव करना है उनको। फिर क्वेश्चन पूछना, सवाल जवाब से सोच को बढ़ावा देने की कोशिश करना चाहिए। जैसे आस्किंग क्वेश्चन एंड डिस्कशन करना चाहिए। बच्चों का जो समूह होता है उसमें बातचीत यानी डिस्कशन करवाना चाहिए उनको। ठीक है, क्या महसूस करेंगे, क्या महसूस करते हैं, क्या नहीं, वो आपस में बात करें बच्चे। और उन बच्चों में जब डिस्कशन हो तो क्वेश्चन इस टाइप के होना चाहिए कि अगर मान लो तुम्हारा दोस्त तुम्हें छोड़ दे तो तुम कैसा महसूस करोगे, इस तरीके का प्रश्न होने चाहिए, ताकि वो इमोशंस को पहचाने, सीखे उन सबको। अब हमें तीसरा है कि उनको ये सिखाना होगा कि भावनाओं के कारण क्या होते हैं और उनका असर क्या होता है, उनको समझाना। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट अंडरस्टैंडिंग उनको सिखाना। उनको बताएं कि बच्चों को बताएं कि किस भावना के कारण क्या होता है और उसके परिणाम क्या होते हैं। उदाहरण के लिए गुस्से में आकर झगड़ा करने से दोस्ती खराब हो सकती है, उनको इस तरीके की चीज़ें समझानी होगी कि अगर आप गुस्से में होते हैं, अगर कुछ रिएक्ट करते हैं तो दोस्ती उससे खराब होगी। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो इमोटिव लर्निंग क्या है। हमने अभी कॉग्निटिव लर्निंग देखा, अब हमें ये देखना है कि इमोटिव लर्निंग क्या होता है। ठीक है,
इमोटिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि भावनाओं के जरिए सीखना। कॉग्निटिव लर्निंग क्या था? दिमाग से सीखना। और इमोटिव लर्निंग था भावनाओं के जरिए सीखना। ठीक है, यानी जब हम किसी चीज़ को दिल से महसूस करते हैं तो हम उससे बेहतर और गहराई से सीखते हैं। हम उस चीज़ से बेहतर और गहराई से सीखते हैं। यानी यह सिर्फ ये जो है इमोटिव लर्निंग जो है सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सीखने का तरीका है, यानी भावनाओं के स्तर पे जाके सीखने का एक तरीका है इमोटिव लर्निंग। ठीक है, तो सवाल ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में इमोटिव लर्निंग का क्या रोल है। ठीक है, 3 रोल हैं, मतलब 3 मेजर रोल हैं कि दूसरों के जज्बात को महसूस करके समझते हैं हम। ठीक है, फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, अपने और दूसरों के भावनाओं को के अनुभव से सीखते हैं। ठीक है, ये रोल है इमोटिव लर्निंग का। हमें दूसरों के साथ जुड़ने और सहानुभूति बढ़ाने में मदद करता है इमोटिव लर्निंग। ठीक है, दूसरों की भावनाओं से सीखने की कोशिश करते हैं तो 3 चीज़ें रहती हैं कि दूसरों की भावनाओं से हम सीखते हैं, दूसरों के जज्बात को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं किसी का डेथ हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे उनके लोग रो रहे हैं, तो आप वहाँ जाके खड़े हैं तो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस इमोशनली वो अपने जिनका डेथ हुआ है वो उनके परिवार वाले उनसे भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज़्यादा रखते थे, इसलिए रो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो वो भी सीखने की चीज़ थी इमोटिव लर्निंग से। अब सवाल ये है कि इमोटिव लर्निंग से इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे सिखाएं लोगों को, बच्चों को। ठीक है, इमोटिव लर्निंग कैसे सिखाएं। पहला ये है कहानी और नाटक का उपयोग करके सिखाने की ज़रूरत है। जैसे बच्चों और समूहों में भावनाओं वाली कहानियाँ सुनाएं, उन्हें नाटक दिखाएं। कोई टेलीविज़न वगैरह है, टीवी पे उस तरीके का कोई सीरियल या फिल्म, वेब सीरीज जैसी कुछ आ रही है तो उनको दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा भावनाओं के साथ जुड़ाव पैदा करना, कनेक्टिंग विद द इमोशंस। उनको सिखाएं कि किस स्थिति में लोग कैसा महसूस करेंगे। ठीक है, मतलब जब कोई आपको धोखा दे दे तो कैसा लगेगा, सोचो और बताओ। इस तरीके के प्रश्न से समझाने की कोशिश करना चाहिए। बिल्डिंग सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता बढ़ाना, यानी दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बनाना लोगों को। कि अगर कोई बोल रहा है कि मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे माताजी गुजर गई, मेरा दोस्त इधर हो गया होगा, तो सहानुभूति दिखाए, ना कि उसके ऊपर हंसे मजाक उड़ाए। ठीक है, तो ये सिखाने की ज़रूरत है इमोटिव लर्निंग से। और माइंडफुलनेस लिसनिंग यानी ध्यान और ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक है, ध्यान देना और ध्यानपूर्वक सुनना, मतलब ये कि लोगों की बातों को ध्यान से सुनना, उनके भाव समझना। ठीक है, ये सिखाना है कि जब कोई कुछ बोले तो बीच बीच में बोलना नहीं है। ठीक है, अगर कोई भावुक होकर बोल रहा तो चुपचाप बस उसको सुनो। इस वक्त कहते हैं कि समय की मांग यही है कि आपको उसको सुनना है, उसको बोलते रहने देना चाहिए, क्योंकि उसका मन हल्का होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सिखाना, माइंडफुलनेस लिसनिंग सिखाना उनको। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए स्कूल में एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए स्कूल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो हमें वो समझना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए स्कूलों में एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या होते हैं। स्कूल्स में बहुत छोटे छोटे प्रयोग होते हैं जिनसे बच्चे अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और सही तरीके से प्रतिक्रिया देना सीखते हैं। ठीक है, इन प्रयोगों का मकसद जो होता है बच्चों में सहानुभूति और आत्मनियंत्रण और बेहतर संवाद क्षमता विकसित करना होता है। ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं स्कूल में। ठीक है, तो पहला है सबसे जो बहुत आसान और लोकप्रिय कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स है, उसमें पहला है कि भावनाओं को पहचानना सिखाते हैं वो। जैसे इमोशंस आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज कराते हैं उनको। कैसे? बच्चे अलग अलग भावनाओं के चेहरों की फ़ोटो देखते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जैसे फेस के बहुत सारे भावनात्मक फ़ोटोज़ लिए रहते हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ दिखाए जाते हैं। ठीक है, और जैसे खुशी, गुस्सा, दुख, आश्चर्य, इन सब का, और उनसे पूछा जाता है कि कौन सी भावना है। ठीक है, इससे क्या होता है, उनकी भावनाओं को पहचानने की क्षमता बढ़ती है।
बच्चे होते हैं उनको फ़ोटो दिखाया जाता है, देखो ये फ़ोटो देखो कैसा लग रहा है, तो वो बोलते हैं नहीं तो गुस्से में है टीचर। फिर दूसरा चेहरा दिखाया जाता है तो बोलते हैं कि ये हंस रहा है टीचर। ठीक है, इस तरीके से तो उनको भावनाएं सिखाने, इमोशंस आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज कराया जाता है बच्चों को। तब वो पहचानते हैं कि हाँ इस तरीके की भावना है। छोटे बच्चे कैसे समझेंगे, उनके दिमाग में बताना होगा ना कि ये इस तरीके का कोई रिएक्ट करे तो ये गुस्सा है, इस तरीके से रिएक्ट करे तो कोई हंसी है, खुश है। तो फोटो के ज़रिए उनको सिखाने की कोशिश की जाती है। दूसरा है रोल प्ले। ठीक है, यानी बच्चे अलग अलग स्थितियों में अभिनय करते हैं, जैसे झगड़ा सुलझाना, माफ़ी मांगना, मदद करना। ये उन्हें भावनाओं को अनुभव और व्यक्त करना सिखाता है। मतलब ये रोल प्ले का मतलब एक नाटक करना। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि आप एक गुस्से वाला एक्टिंग करना है आपको, दूसरा कहेगा, दूसरा शांत कराने वाला रहेगा कि हाँ नहीं आप गुस्सा मत करिए, शांत रहिए, गुस्सा करेगा, तो वो उस तरीके से भी उनको भावनाएं सिखाई जाती हैं, वो रोल प्ले करते हैं। तीसरा है जर्नलिंग। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे रोज़ अपनी भावनाओं को लिखते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। ठीक है, इससे आत्म समझ और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। वो लिखते हैं कि मुझे जो है मेरे अपनी भावनाओं को लिखते हैं कि मुझे अच्छा ये लगा, मुझे बुरा ये लगा, ये अच्छा नहीं लगता, ये खराब लगता है। इससे आत्मनियंत्रण और जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है। चौथा तरीका वो अपनाते हैं मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ठीक है, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस होता ये है कि बच्चों को ध्यान लगाना सिखाया जाता है ताकि वे अपने मन को शांत रख सकें और अपनी भावनाओं पर काबू पा सकें। ठीक है, ये तरीके अपनाए जाते हैं बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने के लिए। स्कूल में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि लोगों को लोग पहचान सकें इन सब चीज़ों को। अब सवाल ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने के तरीके तो अलग अलग क्लास के हिसाब से बदलते हैं, क्योंकि बच्चों की समझ और ज़रूरत अलग होती है। तो प्राइमरी, इंटरमीडिएटरी और हायर क्लासेस में जो है इसको अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। अब हम ये समझेंगे कि प्राइमरी क्लास में इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे सिखाते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या है? तो तरीका ये है प्राइमरी क्लास में, जो प्राइमरी क्लास का मतलब कक्षा 1 से 5वीं तक। ठीक है, तो कहानी और चित्रों से सीखते हैं वो। जैसे बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ सुनाए जाते हैं जिनमें भावनाओं का जिक्र हो, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, इस तरीके से। और जो ऊपर मैंने बात करा था ना कि रोल प्ले, वो भी अपनाए जाते हैं बच्चों के लिए। तो खेल खेल में भावनाएं समझते हैं, जैसे भावना पहचानो खेल में, जिसमें खेल भावना पहचानो खेल, मतलब इस तरीके का खेल करते हैं, खिलाते हैं, प्ले करते हैं जिसमें खेल के ज़रिए, जिसमें बच्चे चेहरे पहचान कर बताते हैं कि कौन सी भावना है। ठीक है, सरल शब्दों में भावनाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे जब तुम गुस्सा होते हो तो क्या करते हो, इस तरीके का। ये प्राइमरी क्लासेस में होती हैं, यानी कक्षा 1 से 5। दूसरा है इंटरमीडिएट क्लास, यानी 6ठी क्लास से 8वीं क्लास में। ठीक है, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे सिखाए जाते हैं। तरीका क्या होता है? तरीका ये है, रोल प्ले करवाते हैं, यानी नाटक करवाते हैं। यानी बच्चों को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में भूमिका निभाने को कहा जाए, जैसे झगड़ा सुलझाना, माफ़ी मांगना, ये जैसे ऊपर किया। जर्नलिंग, भावनाएं लिखना, माइंडफुलनेस और ध्यान सिखाना। ये जो ऊपर मैंने 4 तरीके बताए, उसमें से 6ठी से 8वीं तक में ये 3 तरीके अपनाए जाते हैं, रोल प्ले, जर्नलिंग, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ठीक है, अब हायर क्लास में कैसे सिखाते हैं? जैसे हायर क्लास का मतलब है 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक। ठीक है, कक्षा 9 से 12 तक। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे सिखाते हैं? पहला तो है ग्रुप डिस्कशन से, जैसे भावनात्मक मुद्दों पर चर्चा करवाते हैं, जैसे स्ट्रेस, प्रेशर और जो सोशल रिलेशन होते हैं इस पे। और सेल्फ रिफ्लेक्शन पे ध्यान देते हैं, जैसे अपनी भावनाओं और व्यवहार पर सोचने को प्रोत्साहित करते हैं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ठीक है, उस पर सोचो। ये लीडरशिप और टीम वर्क के अभ्यास से करवाते हैं, जैसे समूह में काम करके इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। वो समूह में, ग्रुप में काम करो, टीम बना देंगे और कहेंगे जाओ टीम के साथ काम करो। ठीक है, तो ये तरीके अपनाए जाते हैं प्राइमरी, इंटरमीडिएटरी और हायर क्लास में। ठीक है, अब हमें इसका एनालिटिकल पार्ट समझना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने के डिफरेंट लेवल का, जो हम अभी बात कर रहे थे ना, प्राइमरी, इंटरमीडिएटरी और हायर क्लास का। तो
ये इनका लेवल उसका इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने के डिफरेंट लेवल क्यों है, ठीक है। इसका एनालिटिकल पार्ट आपको समझना है। पहला तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से अडेप्टेशन, मतलब ये कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से उनका अडेप्टेशन देखते हैं, तब हम उनके हिसाब से उनकी कैटेगरी हायरार्की सेट कर देते हैं कि इतने क्लास से इतने क्लास तक हम इस तरीके से सिखाएंगे, इंटरमीडिएट क्लास में हम इस तरीके से सिखाएंगे और हायर क्लास में इस तरीके से, क्योंकि उनका संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखा जाता है। तो जैसे प्राइमरी क्लास के बच्चे जो होते हैं सोचने और समझने में शुरुआती स्तर पर होते हैं, इसलिए कहानी और खेल जैसे आसान यानी कॉन्क्रीट तरीके ज़्यादा प्रभावी होते हैं, ठीक है। सोचने समझने में शुरुआती स्तर पर होते हैं। फिर इंटरमीडिएट क्लास में के बच्चे जो है सोचने समझने में थोड़े विकसित होते हैं, इसलिए रोल प्ले और जर्नलिंग जैसे रिफ्लेक्शन वाले तरीके उन्हें भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करते हैं, ठीक है। और हायर क्लास के बच्चे एब्स्ट्रैक्ट सोचते हैं, मतलब अमूर्त चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर समझ सकते हैं, इसलिए ग्रुप डिस्कशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और लीडरशिप जैसे एडवांस तरीके उनके लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। इसलिए ये सारे तरीके डिफरेंट लेवल पे अपनाए जाते हैं। दूसरा है कि इमोशनल मैच्योरिटी और सेल्फ रेगुलेशन की ग्रोथ, ये भी ध्यान में रखा जाता है स्टूडेंट्स में, बच्चों में, कि होता ये है कि प्राइमरी में बच्चों की इमोशनल मैच्योरिटी कम होती है, ठीक है, इसलिए सिंपल इमोशनल रिकॉग्निशन पर ध्यान दिया जाता है। और इंटरमीडिएट में जो इमोशनल रेगुलेशन की समझ जो है बढ़ती है, इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे माइंडफुलनेस के प्रयोग लाभकारी होते हैं। और हायर क्लास में जो सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी की गहराई बढ़ती है, इसलिए सामाजिक मुद्दों पर डिस्कशन और लीडरशिप एक्टिविटीज़ से उन्हें अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस और मैनेज करना आता है, ठीक है। तीसरा ये होता है कि प्रैक्टिकलिटी और आउटकम का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मतलब छोटे स्तर पर जो इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने से बच्चे जो है सामाजिक व्यवहार में सुधार करते हैं, जैसे गुस्सा कम आता है, झगड़े कम होते हैं, ये सारी चीज़ें। और इंटरमीडिएट और हायर लेवल पर सीखने से एकेडमिक प्रेशर और मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, जिससे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनका होता है। ये ग्लोबल न्यूज़ की रिपोर्ट है, मतलब ग्लोबल लेवल पे भी ऐसे न्यूज़ आते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये बच्चे जो है जीवन में बेहतर निर्णय लेने, टीम में काम करने और नेतृत्व करने में सक्षम बनते हैं, जिससे करियर और सोशल लाइफ दोनों सफलता इनको मिलती है। चौथा है कि कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ रेलेवेंस क्या है, इनका रेलेवेंस बिठाते हैं। भारतीय स्कूलों में इमोटिव लर्निंग, कहानी और रोल प्ले जैसे तरीके बच्चों की पारंपरिक सांस्कृतिक समझ के अनुकूल होते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न देशों में माइंडफुलनेस और ग्रुप डिस्कशन अधिक प्रचलित है, जो भारत के हायर क्लास के लिए अडॉप्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वेस्टर्न देशों में, मतलब पश्चिमी देशों में ये होता है कि माइंडफुलनेस, ग्रुप डिस्कशन अधिक प्रचलित है, वो ज़्यादा इस पर ध्यान देते हैं। तो जो हायर क्लास है बच्चों के लिए, हायर क्लास के लिए ये अडॉप्ट किए जा सकते हैं और किए भी जाते हैं, सभी जगह नहीं लेकिन करा जाता है इसको। अब हमको ये समझना है कि रॉजर वेस्बर्ग का नाम, हमें ये समझना है कि रॉजर वेस्बर्ग का नाम जो इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इमोशनल लर्निंग के क्षेत्र में बहुत अहम माना जाता है, खासकर सोशल एंड इमोशनल लर्निंग पर उन्होंने बहुत शोध किया है, बहुत रिसर्च किया है, बहुत काम किया है, ठीक है। तो इमोशनल EQ सिखाने यानी इमोशनल क्वेश्चन सिखाने के तरीके से जुड़ा हुआ है ये सारी चीज़ें। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग खासकर, जिसको शॉर्ट में SEL भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि रॉजर वेस्बर्ग का सोशल इमोशनल लर्निंग में क्या योगदान है, ठीक है। इन्होंने किया क्या है कि वेस्बर्ग ने सोशल इमोशनल लर्निंग को एक स्ट्रक्चर्ड तरीका बताया है, जिससे बच्चों में भावनात्मक और सोशल स्किल विकसित होते हैं। उनका मानना है कि स्कूलों में सोशल इमोशनल लर्निंग कार्यक्रम बच्चों को भावनाओं को समझने, संभालने और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करते हैं। तो वेस्बर्ग के मुताबिक सोशल इमोशनल लर्निंग से बच्चों की सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी बेहतर होती है, ये उनका मानना था। जैसे बेहतर व्यवहार, कम तनाव, ज़्यादा सफलता, ठीक है। तो वेस्बर्ग ने सोशल इमोशनल लर्निंग, ये उनका शोध था पूरा।
इनका एक किताब है और एक रिसर्च पेपर भी है। तो जो बुक है इनका, बुक का नाम है प्रमोटिंग सोशल एंड इमोशनल लर्निंग गाइडलाइंस फॉर एजुकेटर्स। ठीक है, इस किताब में वेसबर्ग ने बताया कि कैसे स्कूलों में सोशल इमोशनल लर्निंग को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, इस बुक में बताया गया। और रिसर्च पेपर का नाम है वेसबर्ग आरपी एंड कैस्कारनियो जे 2013, मतलब एकेडमिक लर्निंग प्लस सोशल इमोशनल लर्निंग प्लस नेशनल प्रायोरिटी, ये इनके रिसर्च पेपर का नाम था। इसमें जो है सोशल इमोशनल लर्निंग के फ़ायदे और स्कूल में शामिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया था इस रिसर्च पेपर में। अभी वेसबर्ग ने जो ये सारी चीज़ें बताई, तो उसका हम एनालिटिकल पार्ट देखें तो वेसबर्ग ने दिखाया है कि इमोशनल लर्निंग इमोशनल कोशेंट यानी सोशल इमोशनल लर्निंग को सिखाने से बच्चे बेहतर सामाजिक निर्णय लेते हैं, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य पाते हैं और उनकी अकादमिक प्रगति भी बहुत बढ़ती है, मतलब मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है उनका। और उन्होंने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षिक विकास का आधार, केवल इंडिविजुअल पे असर नहीं करता। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट है तो वो सोशल और आपके एकेडमिक डेवलपमेंट का आधार बनता है। तो वेसबर्ग ने ये भी बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने के तरीके बच्चों की उम्र, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हिसाब से बदलने चाहिए। मतलब हर डिफरेंट फेज, जैसे अभी ऊपर हमने बात करी थी ना, प्राइमरी, इंटरमीडिएट, हायर, तो वैसा कुछ बोल रहे हैं कि बच्चों की उम्र, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हिसाब से बदलना चाहिए। जो आप पहले से पूछ रहे थे ना प्राइमरी, उन्हीं वही तरीके। ठीक है, हमें ये समझना है कि रॉजर वेसबर्ग के सोशल एंड इमोशनल लर्निंग मॉडल को कई देशों के स्कूलों में शामिल किया जा चुका है, जैसे खासकर अमेरिका, यूरोप और धीरे धीरे भारत में भी। तो हमें ये समझना है कि सोशल इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम स्कूल्स में शामिल होने से क्या हुआ। ठीक है, जैसे अमेरिका और यूरोप में क्या हुआ, सोशल इमोशनल लर्निंग को वहाँ के हज़ारों स्कूलों में आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। ठीक है, वेसबर्ग और उनके साथियों के शोध के आधार पर स्कूलों में पाठ्यक्रम तैयार किया गया, जिससे बच्चे न केवल पढ़ाई बल्कि अपनी भावनाओं और सामाजिक कौशल को भी बेहतर समझे। इससे बच्चों के व्यवहार में सुधार, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ। भारत में जब भारत में भी सोशल इमोशनल लर्निंग की महत्ता समझी जा रही है और कुछ प्राइवेट और पब्लिक स्कूल इसे धीरे धीरे शामिल कर रहे हैं। कई एनजीओ और शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट्स सोशल इमोशनल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में एक खबर थी उस वक्त कि सोशल इमोशनल लर्निंग को लेकर रिपोर्ट आई थी। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में से छपे थे खबर कि कैसे स्कूलों में ईक्यू और सोशल इमोशनल लर्निंग पर ध्यान देने से बच्चों के तनाव और व्यवहार में सुधार हुआ है। ठीक है, अब सवाल ये कि वेसबर्ग का मॉडल स्कूलों में कैसे लागू होता है। स्कूलों में सोशल इमोशनल लर्निंग के तहत बच्चों को अपनी भावनाओं को पहचानना, नियंत्रित करना और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना सिखाया जाता है, जैसे ऊपर हमने बात करी थी। तो इससे क्या होता है, इसे स्कूल की दिनचर्या में शामिल किया जाता है, जैसे कक्षा में कहानियाँ, रोल प्ले, समूह चर्चा, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें। शिक्षक भी इस बारे में ट्रेनिंग लेते हैं ताकि वे बच्चों की भावनात्मक ज़रूरतों को समझ सकें। टीचर को भी ट्रेनिंग दिया जाता है इन सब चीज़ों का कि अगर कोई नई चीज़ हो रही है तो ऐसा तो आसमान का चीज़ें नहीं कि तुरंत सीख लेंगे, तुरंत उनको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ताकि बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी खुद भी पढ़ना पड़ता है ताकि उनके साथ न्याय कर सके। ठीक है, अब हम ये समझना है कि सेल्फ लर्निंग मेथड, हमें एक चीज़ पढ़नी है, सेल्फ लर्निंग मेथड, यानी सेल्फ लर्निंग मेथड से इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे सीखा जा सकता है, खासकर तनाव और झगड़े में, मतलब स्ट्रेस एंड डिस्प्यूट्स को संभालने में। सेल्फ लर्निंग मेथड क्या है? सेल्फ लर्निंग मेथड का मतलब होता है कि हम खुद से बिना किसी शिक्षक के अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीखें। ठीक है, मतलब खुद से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और समझना सीखें बिना किसी शिक्षक के। इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान और आत्मविश्लेषण और अभ्यास शामिल होता है। ठीक है, फोकस, सेल्फ एवोल्यूशन कदम, सेल्फ आत्ममूल्यांकन करते हैं, खुद का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी चीज़ें शामिल होती है सेल्फ लर्निंग मेथड में, यानी खुद से सारी चीज़ें करनी। तो इस स्ट्रेस और डिस्प्यूट में सेल्फ लर्निंग
इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, ईक्यू कैसे काम करता है। स्ट्रेस और डिस्प्यूट में सेल्फ लर्निंग ईक्यू कैसे काम करता है। स्ट्रेस को समझना और कम करना, पहला तो यही करता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग परेशान होता है, तो सेल्फ लर्निंग में हम मेडिटेशन, गहरी सांस लेना, डीप ब्रीथिंग, या अपने विचारों को लिखते हैं, जर्नलिंग करके सीखते हैं। ठीक है, जैसे एक मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे एक ऑफिस में काम का दबाव बढ़ जाए तो हम खुद को रोक कर गहरी सांस लें, तनाव को समझें और सकारात्मक सोचें, इससे दिमाग शांत होता है। दूसरा, झगड़ों में इमोशन कंट्रोल। जब कोई झगड़ा हो तो हम अक्सर गुस्सा हो जाते हैं। सेल्फ लर्निंग से हम सीखते हैं कि तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि अपनी भावनाओं को पहचानें और शांत होने के बाद बात करें। तो उदाहरण, घर पर कोई बहस हो जाए तो हमें पहले अपने आप से कहें, मैं शांत रहूँगा, बात समझदारी से करूँगा, ऐसा कुछ। ठीक है। तो सेल्फ लर्निंग मेथड का एनालिटिकल पार्ट क्या है। एनालिटिकल पार्ट मतलब एनालिसिस करेंगे हम इसका, मेंस में भी तो लिखना है ना। तो स्व प्रेरणा और आत्म जागरूकता बढ़ाता है सेल्फ लर्निंग मेथड। जब कोई खुद से ईक्यू सीखता है ना, तो वो अपनी भावनाओं और सोच और व्यवहार पर ज़्यादा ध्यान देता है। इससे मानसिक मजबूती बढ़ती है, जो तनाव और झगड़े से निपटने में मददगार होती है। ठीक है, यानी व्यक्तिगत नियंत्रण में सुधार होता है। और हमें दूसरा क्या होता है, व्यक्तिगत नियंत्रण में सुधार होता है। जैसे सेल्फ लर्निंग से व्यक्ति को अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की ताकत मिलती है, जो झगड़ों को बढ़ने से रोकती है। जैसे तनाव की स्थिति में तुरंत गुस्सा करने के बजाय सोच समझ कर निर्णय लेना सीखना। तीसरा है लचीला और अनुकूलनशील, यानी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव तरीका। सेल्फ लर्निंग हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत और परिस्थिति अलग होती है। यह व्यक्ति को अपनी गति से सीखने और सुधारने की आज़ादी देता है। ठीक है। तीसरा है लिमिटेशन, यानी सीमाएं। बिना मार्गदर्शन के कभी कभी गलत आदतें बन सकती है या समस्या समझने में कमी रह सकती है। ठीक है, सभी लोग सेल्फ मोटिवेशन नहीं रख पाते, इसलिए पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। सेल्फ लर्निंग से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होने से कामकाज और संबंधों में सुधार आता है। कम तनाव वाले लोग ज़्यादा उत्पादक और खुशहाल होते हैं, जो समाज और अर्थव्यवस्था के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो सेल्फ लर्निंग मेथड से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो निष्कर्ष के रूप में अगर मैं बोलूँ तो सेल्फ लर्निंग मेथड से ईक्यू सीखना व्यक्ति की भावनात्मक समझ और नियंत्रण क्षमता को बढ़ाता है, जो तनाव और विवाद को कम करता है। यह तरीका लचीला है, लेकिन सफलता के लिए आत्मानुशासन और कभी कभी बाहरी सहायता भी ज़रूरी होती है। ठीक है, केवल इतना से ही नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, और मैं दिखा दूं कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस वाला भी टॉपिक हो गया पूरा। ये हम पढ़ रहे थे, ये टॉपिक भी पूरा हो गया। इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट एंड देयर यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इन सब चीज़ों को, जितना भी सारी चीज़ें बताई हैं, गवर्नेंस में काफ़ी काम आने वाली हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले 3 टॉपिक हो गए, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड वाला चैप्टर हो चुका है, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला चैप्टर हो चुका है। यानी 3 टॉपिक आपके मेंस के 3 टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म, जो मेजर टॉपिक थे। 49 क्लास हुई हैं, इसमें छोटे छोटे क्लासेस में ख़त्म हुई हैं। तो आज के लिए ही इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS। धन्यवाद।